क्या ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण की इन भव्य तस्वीरों के पीछे सियासत की कोई नई इबारत छुपी है? जरा गौर से देखिए। लालू यादव, नीतीश कुमार, जो लगातार बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की हिमायत करते रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल, जो जेडीयू के महागठबंधन के करीबी माने जाते हैं, बिहार चुनाव से पहले बने महागठबंधन में शामिल रही समाजवादी पार्टी, इन सभी दलों के बड़े चेहरे ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण में मौजूद थे। ममता बनर्जी जी को बधाई देने आया हूं और पश्चिम बंगाल की जनता को भी, जो उन्होंने पिछले 5 वर्ष बंगाल की सेवा की, लोगों ने पुनः उनको जनादेश दिया है। हम लोग चाहते हैं कि जो समान विचारधारा वाला दल है, धर्मनिरपेक्ष दल है, भाजपा को, संघ परिवार को दिल्ली के गद्दी से उतारना बहुत लाजमी और जरूरी हो गया है। इसलिए हम लोग बैठ कर के सब बात करेंगे। अगर समय रहते हम लोग नहीं चेते, एकत्रित नहीं हुए, तो भाजपा संघ परिवार देश का टुकड़ा टुकड़ा करवा देगा। I am always a less important person. I am always a simple worker, and I consider myself as a commoner. So I will help all of them. No problem. If anybody wants my help, but let me work simply for the people. I am dedicated for this cause. बीते एक साल में कई बार महागठबंधन की चर्चा उठ चुकी है, लेकिन पहले बिहार में महागठबंधन की जीत और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की धमाकेदार वापसी और शपथ ग्रहण में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों के दिग्गजों की मौजूदगी ने इन अटकलों को नए सिरे से हवा दी है। तो क्या वाकई आने वाले दिनों में नए सियासी समीकरण देख सकते हैं? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सवाल सिर्फ एक बड़ी जीत का नहीं है, मुद्दा उस सियासत का है जिसे लेकर अब तस्वीर काफी हद तक साफ दिख रही है। काफी हद तक दिख रहा है कि बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद से ही 2019 के चुनाव को लेकर केंद्र में महागठबंधन की अटकलें शुरू हो गई थी। लेकिन क्या बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी इसमें कोई नया एंगल जोड़ने वाली है? सवाल यह भी कि क्या अपने राज्य में बड़ी जीत हासिल करने वाले नेता किसी एक चेहरे का नेतृत्व कबूल करेंगे? इसी मुद्दे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डे में, ममता का पावर प्ले। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। मेरे साथ अनिल आनंद है, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ सुदेश वर्मा है बीजेपी से, मेरे साथ अली अनवर है जेडीयू से, मेरे साथ इस वक्त जूही सिंह है स्पोक्स पर्सन एसपी, प्रदीप जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पैनल में कांग्रेस से। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। प्रदीप जैन, आदित्य साहब, आप सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। ममता का पावर प्ले, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी पावर दिखा दी और इस पावर में कांग्रेस के लिए भी एक मैसेज गया कि आप नहीं आएंगे साथ तो मत आइए, लेकिन हमारे पास और भी लोग हैं और हम अपने बूते पर भी एक फ्रंट खड़ा कर सकते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस ने, आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। हम भले ही सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा मत प्रतिशत बढ़ा और सीटें बढ़ी। हम लोगों की शुभकामनाएं ममता बनर्जी के साथ हैं, लेकिन संदेश आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया कि जो लोग देश को जात पात के नाम पर बांटना चाहते हैं, उनके खिलाफ सारे लोग इकट्ठे हैं। और वही विचारधारा जो कांग्रेस की जोड़ने की है, उसी विचारधारा का समर्थन करने के लिए ये सारे लोग आज पश्चिम बंगाल में एकत्रित हुए। ठीक है, ये सारे लोग पश्चिम बंगाल में एकत्रित हुए, लेकिन आपको क्या लगता है कांग्रेस जो एक इस फ्रंट की लीडर कही जा सकती थी, या जो इससे पहले जो यूपीए की बात करें जिसमें ये सभी पार्टियां कहीं ना कहीं शामिल रही हैं, वो कांग्रेस आज लीडर के तौर पर जो कभी हुआ करती थी, वो आज मेंबर के तौर पर भी इस फ्रंट में नहीं दिख रही है? प्रदीप जान साहब जी, गौरव जी, कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। और आपने देखा होगा, चाहे ममता जी हो, वो भी हमारे यूपीए सरकार की गठबंधन की हिस्सा थी। हमारे नीतीश कुमार जी आज कांग्रेस उनके साथ है। लालू जी हमारे सम्मानीय नेता रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी, सारे लोग जो देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को
परास्त करना चाहते हैं, वो आज भी कांग्रेस के साथ है और पहले भी कांग्रेस के कहाँ है साथ ममता है। बनर्जी? और आपके ये साथ कहाँ है? तीसरे मोर्चे की अटकलें उनके तो शपथ ग्रहण हमेशा समारोह में लगती उनकी रहती खुशी में शामिल नहीं, दुख में कौन शामिल होगा आपके साथ, ये बताइए। नहीं, निश्चित रूप से हमारी नेता ने उनको बधाई भी दी थी और कांग्रेस ने, आपने देखा होगा कि अगर ममता जी से जब बात की गई थी तो उन्होंने सीधे कहा था कि गैर सांप्रदायिक दलों के साथ उन्हें जाने में कोई गुरेज या परहेज नहीं है। चलिए ठीक है, कोई परहेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है कांग्रेस को ममता बनर्जी से, लेकिन क्या ममता बनर्जी को कांग्रेस से परहेज है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अली अनवर, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों गए थे आज ममता बनर्जी की ओथ सेरेमनी में, तो खाली फूलों का गुलदस्ता लेके गए थे, खाली बधाई देने गए थे, या किसी इरादे से भी गए थे और किसी संभावना से भी गए थे, क्या कहेंगे? नहीं, इरादा तो बिल्कुल साफ है और कभी हम लोगों ने छिपाया नहीं, बल्कि ये कहा कि जिस तरह से आज जिस तरह की चुनौती है और जिस तरह के खतरे हैं, देश की एकता और अखंडता को खतरा है मौजूदा केंद्र सरकार से, तो ऐसे में जितने भी अमन पसंद, तरक्की पसंद, जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, जितने भी भारत के संविधान में डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जो भाजपा की जो बांटने वाली, नफरत फैलाने वाली, मजहबी उन्माद पैदा करने वाली जो सियासत है उसके खिलाफ हैं, उन सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। मैक्सिमम यूनिटी की बात हम लोगों ने की है, जितना संभव हो सके यूनिटी, और इस तरह का कोई भी मौका हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने का ये है जो नारा दिया है कि संघ मुक्त भारत, तो संघ मुक्त भारत बनाने के लिए वो सब तरह के लोग जो भारत के संविधान में जिनकी आस्था है, वो भारत को एकजुट सभी मजहबों के लोगों को, जातियों के लोगों को रखना चाहते हैं, तो वैसे सब लोग एक साथ जुटते हैं, बातचीत होती है, तो हम लोग सियासी लोग हैं, सियासी बात तो है, एक औपचारिकता भी होती है, ओथ ले रही हैं, वो हम लोगों के यहाँ भी आई थी जब नीतीश कुमार जी ओथ ले रहे थे, तो हम लोग भी गए हैं, लेकिन उससे भी आगे सिर्फ और औपचारिकता नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आपने बड़ी साफगोई से इस बात को कबूल नहीं किया, बल्कि इस बात को बताया कि केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि वाकई आप लगातार इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि एक नया फ्रंट देश में बनाया जाए। और अब मैं सुदेश वर्मा आपके पास आऊंगा, क्या मानते हैं कि यह खतरे की घंटी है जो आज कोलकाता में हुआ? अखिलेश यादव, केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, सब एक मंच पर। देखिए, हमें नहीं लगता ये एक ओकेजन था, ममता जी की ताजपोशी थी, तो नेचुरली सब लोग गए जिन्हें इनवाइट किया गया था, हमारी तरफ से भी लोग गए थे। ये कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत से कवायद हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, सब फेल किए। आप कह रहे हैं पढ़ना नहीं चाहिए, अली अनवर तो साफ कबूल रहे हैं। देखिएगा, आप कह रहे हैं पढ़ना नहीं चाहिए, अली अनवर साफ कबूल रहे हैं। उनके नेता नीतीश कुमार केवल औपचारिकता के लिए नहीं गए थे, बल्कि उनका एक मकसद था, वो साफ कह रहे हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूँ। देखिए, लालू यादव का बयान अपने पैकेज में सुनवाया आपको सर, वो साफ कह रहे हैं कि समान विचारधारा वाले दल साथ है, नहीं तो बीजेपी और आरएसएस देश को खा जाएंगे। अगर विश करने से पंख हो जाते तो घोड़े भी उड़ने लगते, बोलते हैं ना, तो इतना ज्यादा सपना नहीं देखना चाहिए। आपको पता है पहले भी ऐसे बहुत से कवायद हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़के मुख्यमंत्री बनी है। वहां कौन सी बीजेपी थी? तमिलनाडु में कौन सी बीजेपी थी? केरला में कौन सी बीजेपी थी? उड़ीसा में कौन सी बीजेपी के खिलाफ ही लड़ेंगे? ये बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे या हमारे खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस जहां टकराव में है, ये क्या कांग्रेस को साथ लेके चलेंगे? किस फ्रंट की बात करते हैं आप? बात करते हैं कि जो हमारे साथ आ सकते हैं बीजेपी को, क्या ममता बनर्जी सर इस देश में इससे पहले भी कुछ फ्रंट देखे हैं हमारे साथ नहीं था? सुदेश वर्मा साहब, ये सारे पार्टियां, आप एक जर्नलिस्ट रहे हैं। सुदेश वर्मा साहब, ठीक है, आप एक पार्टी से जुड़े, लेकिन आप एक जर्नलिस्ट रहे और आपने भी उन चीजों को कवर किया, उन घटनाओं को कवर किया जब कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी इस देश में फ्रंट बने हैं, और उन फ्रंट्स ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल खड़ी की है। आज चुनौती आपके सामने ज्यादा है, और आप कह रहे हैं कि इसको औपचारिकता से ज्यादा ना देखें। सियासत में संकेत सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं सर। लालू नीतीश यादव का आप ही लोग कहते थे लालू नीतीश कभी साथ नहीं आएंगे, आज आए और आपके खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की।
1996 से 98 तक फ्रंट चली, उसके बाद फ्रंट बहुत कोशिश हुई, नहीं आ पाई। इसका कारण है कि फ्रंट में विरोधाभास है, एंटी बीजेपी फ्रंट बन ही नहीं सकता। ये कौन पार्टी है, अगर आरजेडी और लेफ्ट को हटा दीजिए तो कौन सी पार्टी है जो हमारे साथ नहीं रही सत्ता में? ये सब पार्टियां हमारे साथ रही हैं। तो एंटी बीजेपी कोई प्लैंक हो सकता है क्या कंट्री का? अरे आप डेवलपमेंट प्लैंक की बात करें, आप अगर कंपटीशन करना चाहते हैं तो एंटी मोदी फ्रंट बनाना, एंटी बीजेपी फ्रंट बनाना, उसमें क्या सारे लोग आ जाएंगे इकट्ठा? आपको लगता है? मानते हैं कि 51% वोट कांग्रेस और बीजेपी के पास है, यानी 49% वोट जो है इन दो धड़ों से बाहर है। लेकिन क्या ये सब एक है? इनको बहुत जगह तो अब नई फ्रंट से लड़ना पड़ेगा। मायावती जी कहाँ है? सुदेश वर्मा साहब, सुदेश वर्मा साहब देंगे क्या आप? सुदेश वर्मा साहब, राजनीति में विरोधाभास है, इतना आसान होता तो फ्रंट बन गया होता। राजनीति में किस चीज की संभावना नहीं है सर, आप बताइए? सपा और बसपा भी पहले सरकार बना चुके हैं और आप भी दूसरी ऐसे लोगों के साथ, आपने खुद स्वीकारा, ऐसे लोगों के साथ सरकार बना चुके हैं जो आज आपके सबसे बड़े दुश्मन कहे जाते हैं। अनिल आनंद, जो बात आज हमने देखी, जो संकेत हमने देखे ममता बनर्जी की ओथ सेरेमनी में, और जिस तरह के हमने वहां नेताओं का जमावड़ा देखा, और जिस तरह के पैनल में आपने बात सुनी, अली अनवर बड़ी साहब गोई से अपनी बात कर रहे हैं, जो ही बात को कबूल रही है, हालांकि वो नेता की बात पर नहीं कह रही, प्रदीप जैन के अपनी बात के मायने, आप क्या रीड कर पा रहे हैं 2017 और 2019 का समीकरण? देखिए, ममता बनर्जी का स्ट्रांग होके निकलना, और इसके बावजूद कि कवायद लगाया जा रहा था कि शायद वो इलेक्शन हार जाएंगी, लेकिन बहुत क्लियर मेजॉरिटी लेके आई हैं। उनका स्ट्रांग होके निकलना, एक रीजनल लीडर के तौर पे और स्ट्रांग, और मतलब ज़्यादा ताकत उनको मिली है। ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं अलायंस बनाने में। उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ इंडिकेट भी किया कि मेरी अगर ज़रूरत होगी तो मैं मदद करूंगी। उसी शालीनता का अभी कुछ देर पहले उसी का शालीनता का एक परिचय दिया था नीतीश जी ने भी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अपोजिशन का फ्रंट कांग्रेस के बिना पॉसिबल नहीं है, कांग्रेस विल हैव टू लीड। लेकिन स्थितियां बदलती हैं। अगर रीजनल लीडर्स और स्ट्रांग होकर निकलते हैं, इसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, एक वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाम होगा। दूसरी बात, सुदेश मेरे मित्र कह रहे थे कि कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, परिस्थितियां बनती हैं राजनीति में। 1977 में क्या हुआ, और आपने अपनी ऑब्जर्वेशन में इंगित भी किया थोड़ा सा। 1977 में जनसंघ और लेफ्ट इकट्ठे आ गए। वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार बनी तो बीजेपी और लेफ्ट इकट्ठे आ गए, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, जैसे भी हो। और मेरा तो मानना है, मैं तो कई बार एक्यूज करता हूं लेफ्ट सेकुलरिज्म की, अपनी वो डंका बजाते हैं कि बहुत बड़ा हाथ है लेफ्ट का बीजेपी की ग्रोथ में। तो इसलिए कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन बिसात अभी बिछाई जा रही है। काम आसान नहीं होगा। महत्वाकांक्षाएं हैं नेताओं की, नहीं, महत्वाकांक्षाएं हैं और बयानों में महत्वाकांक्षाएं दिख रही हैं। अनिल जी, लालू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को नरम होना पड़ेगा थोड़ा, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए, एक बात और बनती है, हालात बनते हैं। देखिए, उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ इकट्ठे हो गए सब। उस वक्त चलो प्राइम मिनिस्टर को लेकर झगड़ा, उस वक्त भी हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और बहुत दिग्गज नेता थे। मुमकिन है आज भी एक प्लैंक क्या होगा इनका, अलायंस का प्लैंक होगा अगर सब के सब इकट्ठे होते हैं। हालांकि क्रॉस कनेक्शंस बहुत हैं। प्लैंक होगा, मोदी को हराना है, मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ उस वक्त हुआ था। क्रॉस कनेक्शंस को क्या बिठा पाएंगे कि नहीं बिठा पाएंगे? वेस्ट बंगाल को ही लीजिए। नीतीश कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के बिना नेशनल लेवल पे अलायंस नहीं बन सकता, और बंगाल में जो जिन तरह से अलायंसेस पे इलेक्शन लड़ा गया, आज की डेट में अगर कहा जाए कि ममता बनर्जी लेफ्ट को एक्सेप्ट कर लें, लेफ्ट हो सकता है, मान ले लेफ्ट ने उस वक्त जनसंघ को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे नहीं लगता जिस तरह की शख्सियत ममता बनर्जी की इतनी आसानी से इतना बड़ा गठबंधन के लिए मानेंगी जिसमें लेफ्ट भी आ जाए।